सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। रूस और यूक्रेन के बीच 13वें दिन भी जंग जारी है। सूमी में रूस के मिसाइल अटैक में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि खार्किव में पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। जाइटोमर में रूस के हमले में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में अब तक रूस के हमले में 1500 से ज्यादा रिहायशी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कीव में रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और उसके सैनिकों ने रूस के 303 टैंक्स, 48 जेट्स और 80 हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया है। यूक्रेन संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में जिनपिंग ने यूक्रेन पर अधिकतम संयम बरतने की बात कही। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आशंका जताई है कि यूक्रेन में युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। नेटो ने भी कहा है कि यूक्रेन में हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक और वीडियो जारी कर खुद के कीव में होने का फिर दावा किया। इस वीडियो को जेलेंस्की ने खुले आसमान के नीचे रिकॉर्ड किया है। वीडियो में जेलेंस्की कहते दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा और यूक्रेन की जीत होगी। जेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए आगे न आने वाले देशों पर भी सवाल उठाए। А якщо світ буде осторонь, він втратить себе назавжди, бо є безумовні цінності для всіх однакові. Передусім, це життя, право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुबह वीडियो जारी कर कहा था कि वो ना तो डरे हैं और ना ही किसी से छिपे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं रूस ने भी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की कीमत $300 प्रति बैरल हो सकती है। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए गैस सप्लाई में कटौती की भी धमकी दी है। यूक्रेन के सुमी से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज सुबह सुमी से 12 बसों का काफिला 694 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ। भारतीय दूतावास और रेड क्रॉस के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। भारतीयों के अलावा बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भी लाया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। सभी भारतीयों से अपील की गई है कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए मानवीय कॉरिडोर का फायदा उठाएं। उन्हें सलाह दी गई है कि वो ट्रेन, वाहन या ट्रांसपोर्ट के किसी अन्य माध्यम से सुरक्षित निकलें। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि 22 फरवरी से अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए करीब 18,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आज भी 2 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच बड़ा दावा किया है। UNHRC ने कहा है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन से अब तक करीब 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं यूक्रेन के 5 शहरों में रूस के सीज फायर के ऐलान के बाद से लोगों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। कीव से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। कीव के अलावा चर्नीव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल से भी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं हाथ में चॉकलेट लेकर बिना माँ बाप के अकेले बच्चे की यूक्रेन छोड़ते वक्त रोने की तस्वीर भी सामने आई है। युद्ध के बीच यूक्रेन के ज़पोरिज़िया का रहने वाला 11 साल का एक बच्चा अकेले 1000 किलोमीटर का सफर तय कर स्लोवाकिया पहुंचा। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इससे पहले बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, नहीं तो इसके बाद क्रांति करनी पड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों के बहाने यूपी सरकार को घेरा। आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को दरकिनार कर दिया है। See, we made a full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। हकीकत यह है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय को घेरते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी की एटीएम मशीन बताया। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अब तक 14 लोगों और पश्चिम बंगाल के 7 लोगों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। उनका एक्सट्रॉशन, ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सट्रॉशन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईडी फिरौती और वसूली के काम में लगी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जबरन वसूली का रिकॉर्ड पीएम को दिया गया है। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी और कुछ अधिकारी जेल भी जाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.